Everyone. So today we will talk about chapter 4, what is time? काल क्या है? तो पिछले चैप्टरों में हमने प्रकृति के बारे में जाना और आज हम वैदिक साइंस के पर्सपेक्टिव से ये जानेंगे कि काल क्या है। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार सिंह है और मैं फिजिक्स और मैथ का प्रोफेसर हूँ जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी जयपुर में। तो पहले मॉडर्न जो साइंस क्या कहती है काल के बारे में वो जानते हैं। जैसे टाइम के बारे में हम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या आती है, हमारी नज़र घड़ी पर जाती है। तो घड़ी पे जो टाइम डिफरेंस है, अभी 1 बज रहा है, फिर थोड़ी देर बाद 2 बजेंगे, हैं। तो हम इस समय को कैसे करते हैं कि कितने बजे 2 बजे हैं, अब तो कितना घंटा हो गया, अभी 1 घंटा हो गया 1 से 2 के बीच में। तो हम टाइम डिफरेंस को समय मान रहे हैं और इसकी यूनिट घंटे, मिनट, सेकंड इसमें मेजर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे हम सामाजिक रूप से समय को देख रहे हैं और टाइम को देख रहे हैं। कुछ साइंटिस्टों ने इसे समझने की कोशिश की। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी अपनी। तो उसने कहा कि जो जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, वो 4 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें 3 डायमेंशन स्पेस की होती है, एक टाइम की होती है। और इसने एक फॉर्मूला दिया कि डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में जो टाइम टाइम डाइल्यूशन होता है या टाइम कंट्रक्शन होता है, लेंथ कंट्रक्शन, टाइम डाइल्यूशन, तो ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में स्पीड ऑफ उस ऑब्जेक्ट की कितनी है जिस पर हम टाइम मेजर कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला था डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो एक चीज है मॉडर्न साइंस में, ट्विन पैराडॉक्स है कि ऐसे 2 भाई हैं, यहाँ पर दोनों बराबर की उम्र के हैं। तो एक अंतरिक्ष में चला जाता है, एक यहीं पर रहता है। तो अंतरिक्ष वाले जो भाई के लिए टाइम डाइल्यूट हो जाता है, मींस जब वो 1 साल बाद लौट के आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल दोनों की उम्र 30-30 साल है, तो कुछ टाइम बाद वो लौट के आया तो अंतरिक्ष में 1 साल ही हुआ, उसकी उम्र 31 साल हुई, लेकिन यहाँ पर इस पृथ्वी पर वो 30 साल या 40 साल बीत गए। तो उसके भाई बुढ़ा हो गया और वो उसकी उम्र 70 साल हो गई। तो इसको ट्विन पैराडॉक्स बोलते हैं। तो इसमें से एक ये तो कहा जाता है कि समय डाइल्यूट हो गया, समय बढ़ गया, वहां पे समय दूसरा है अंतरिक्ष में। लेकिन अगर आप बाइजर की मॉडर्न साइंस पढ़ेंगे या इसे अच्छी तरह समझेंगे तो क्या होता है, टाइम का तो एक ही वो रहता है, स्पीड। वहाँ रहती है इसलिए जो हमारे जीवन रक्षक चीजें हैं, जो हम सांसें लेते हैं या कुछ और भी क्रियाएं हैं, जो हमारी जो सेल्स जो अंदर मूवमेंट चल रहा है वो स्लो हो जाता है, इसलिए वो टाइम डिफरेंस लगता है। लेकिन टाइम का जो मेजर है वो एक ही रहता है। यू कैन आप इसको ट्विन पैराडॉक्स को भी गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन टाइम के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। तो ये एक फेमस बुक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंस जो कि 20th सेंचुरी के बेस्ट ब्रेन माने जाते, उन्होंने बुक लिखी। लेकिन इसमें अगर आप ये बुक को पढ़ोगे तो टाइम के बारे में ही नहीं बताया, सारी चीजें बताएंगे। बिग बैंग हुआ, स्टार ऐसे बनते हैं, ऐसे नेचुरल सिलेक्शन होता है, ये हुआ वो हुआ, सारी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन टाइम के बारे में ही बातें। इसका मैं एक कंपैरिजन करता हूँ, कैसे हम पंडित जी हमारे घर में कभी कभी सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, तो वो 2-3 कहानी सुनाएंगे कि एक बनिया था, वो विदेश गया व्यापार करने, जब बहुत सारे हीरे लेके आया तो नाव में उसने पूछा किसी ने कि क्या थे इसमें, उसने कहा लता इसमें तो पत्ते वत्ते हैं, तो भगवान ने पत्ते वत्ते कर दिए। लेकिन वो 2-3 कहानी इसने फिर कथा की तो भगवान खुश हो गए, इसने कथा नहीं की तो भगवान खुश नहीं हुए।
तो इस तरह का सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनते हैं पंडित जी के द्वारा, तो वो कथा ही को नहीं सुनाएंगे, 2-3 वैसी कहानी सुना देंगे। किसी ने कथा की तो उसके साथ अच्छा हो गया, इसने कथा नहीं की उसके साथ बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कभी कथा को नहीं बताएंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा है क्या। इसी तरह टाइम के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि बिग बैंग हुआ, इतने गैलेक्सीज बनी, ऐसे हुआ हुआ, पैरेलल यूनिवर्स है, एक साथ बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन कभी भी टाइम के बारे में नहीं बताएंगे। और उसी के ऊपर लेकिन टाइटल में, बुक में वो लिख देंगे टाइम। आप इसे पढ़ सकते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है और बेस्ट सेलर का रही है ये बुक। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो वाकई, लेकिन हम टाइम, जनरली हम टाइम क्या है कि घड़ी के जो टाइम डिफरेंस है उसी को हम टाइम मान लेते हैं, लेकिन वो मिनट घंटे सेकंड वो यूनिट है टाइम की, वो टाइम नहीं है। एक्चुअल वास्तव में टाइम है क्या, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वैदिक, नेक्स्ट टॉपिक इज द वैदिक पर्सपेक्टिव ऑफ काल। तो ये महर्षि कणाद थे जो हमारे, जो कि एटॉमिक थ्योरी के जनक भी माने जाते हैं। तो उन्होंने काल के बारे में लिखा है कि the creator of a notable text on material science not only consider the substance as the matter but its property and function too as separate matter। तो कहते हैं कि जो द्रव्य है, जैसे सब्सटेंस है, ये तो वो तो द्रव्य है ही है, वो तो मैटर है ही है सब्सटेंस, लेकिन उनके जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और जो वो फंक्शन है उनके, वो भी अलग अलग गुण हैं, मतलब वो द्रव्य हैं। तो इस तरह से उन्होंने 9 द्रव्य बताए। तो उन्होंने काल को और आकाश को भी द्रव्य माना है। तो ये उनकी बुक है वैशेषिक दर्शन, ये साइंस वाले स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। इसी में से हमने क्लेम किया है कि न्यूटन ने 3 लॉ हमारे चुराए हैं इसमें से, लेकिन इसमें 6000 सूत्र हैं, तो 3 तो उसने चुरा लिए, लेकिन बाकी के तो हैं अभी, और हमें उनको डिकोड करके, और सारा जो आजकल की जो मैकेनिक्स हो रही है, जो न्यूटन लॉ पे डिपेंड है सारी मैकेनिक्स, इसमें तो 6000 सूत्र हैं, तो हम बहुत सारा मिरेकल कर सकते हैं अभी भी। तो अब आ जाते हैं वैदिक हैं, ओरिजिन ऑफ काल है, तो क्या वो ओरिजिन क्या है पहले काल का, है, क्योंकि बहुत सारी बिग बैंग थ्योरी और वो कभी एक्सप्लेन नहीं करती कि ओरिजिन है क्या इसका, समय का। तो पहले जब सृष्टि जब बनी, तो जो सबसे पहली एक्टिविटी हुई वो मैं बताता हूँ अब आपको। पहले दी ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है जो सर्वव्यापक है, जो ब्रह्म है, उन्होंने उनके अंदर ये सृष्टि बनाने की इच्छा हुई। तो जो सृष्टि बनाने का उन्होंने पहला स्टेप लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन लिविंग मैटर डोंट हैव टेंडेंसी फॉर सेल्फ एक्शन। जो कि निर्जीव चीज है वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकती, प्रकृति निर्जीव है ना, नॉन एक्टिव, नॉन लिविंग है। प्रकृति जो मटेरियल है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो कॉस्मोस कैन नॉट बिगिन क्रिएटिंग बाई इट्स ओन। तो ये जो है ना, जो निर्जीव चीजें, तो कॉस्मोस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वेव्स, ये अपने आप नहीं बन सकते, और ना इनमें इतनी क्षमता है। तो ये पहली चीज बनी इस प्रकृति में, वो काल थी। अब कैसे बनी? हम्म? तो पहले जो सबसे पहले क्या था, जो पर ब्रह्म थे, ईश्वर परमपिता परमेश्वर ने ओम रश्मि को, जो कि सबसे सूक्ष्म थी परा फॉर्म में, उसको प्रकृति के अंदर पैदा किया, इनिशिएट किया मतलब। तो उसने, और उसने जो परा ओम रश्मि थी, उसने क्या किया, जो प्रकृति की जो इक्विलिब्रियम स्टेट थी, जहां तीनों समान रूप से थे, सत्य रज और तमस, उसको डिस्टर्ब कर दिया। और एक्टिवेट 3 एट्रीब्यूट्स, तो इनके तीनों गुणों को एक्टिवेट कर दिया। आल्सो अमोंग दिस, तो पहले की जब क्या हुआ, तो पहले क्या हुआ, अब इसे समझते हैं हम कि ब्रह्म क्या करता है। ब्रह्म के मन में इच्छा हुई कि अब सृष्टि का निर्माण किया जाए, लेकिन प्रकृति निर्जीव पदार्थ है, इसलिए वो सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती। तो ब्रह्म ने एक वाइब्रेशन पैदा किया, उसको हम पराओम कहते हैं। जो प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं उसके, सत्य रज तमस,
सॉरी, उनको एक्टिवेट कर दिया। तो जो सबसे पहले सत्य और रज एक्टिवेट हुए, तो उन्होंने दोनों ने मिलके काल को बनाया, समय को, जो सत्य और रज रज मिलके। द एवर एक्टिव काल अवेकन्स द त्रिगुणा प्रकृति मीन्स सेट इनटू एक्शन। तो पहले ब्रह्म ने पहले पराओम बनाया, पराओम ने उसको एक्टिवेट किया, और सत रज जैसे ही एक्टिवेट हुए उन्होंने कंबाइन होके एक फॉर्म बनाई, उसको हम काल कहते हैं। काल में जो तमस गुण होता है वो 0 होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो तमस गुण 0 रहता है, और खाली काल ही एक ऐसा तत्व है जो कि सत और रज पदार्थों से मिलकर बना है, या गुणों से मिलकर बना है। In this form of attribute of Prakriti are not in equilibrium, as the root form, hence it cannot be considered as latent or imperceptible. Due to this, a subtle force is generated. तो क्या हुआ? तो पहले काल में क्या हुआ? सत और रज पदार्थ से मिलके काल बन गया, लेकिन तमस 0 रहा। तो क्या हुआ, ये जो प्रकृति, जो त्रिगुण, इसमें इक्विलिब्रियम स्थित उसमें थे ना, सिचुएशन में, वहां तो तीनों बराबर मात्रा में थे प्रकृति में, तो लेकिन अव्यक्त रूप में थे, इनर्ट सोए हुए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, तो सत्य और रज ने मिलके काल बना लिया, तो डिस्टर्बेंस आ गया, मतलब इनबैलेंस हो गया। तीनों बराबर से थे, अब सत्य और रज तो एक्टिव से हो गए, और वो तमस वो अभी 0 है। तो उससे क्या हुआ कि एक फोर्स है, सूक्ष्म फोर्स जनरेट हुआ, और ये ही सूक्ष्म फोर्स है जो प्रकृति के अंदर अट्रैक्शन फोर्स का काम कर किया। तो ये सूक्ष्म फोर्स कैसे जनरेट होता है, ये भी है, हम साइंस में पढ़ते हैं कि ग्रेडियंट की वजह से सूक्ष्म फोर्स जनरेट होता है। जैसे कि कोई पाइप है, तो पानी का फ्लो किसमें, या कोई फ्लूइड फ्लो होना है उसमें से, तो एक तरफ प्रेशर कम है, एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, तभी तो फ्लो होता है? या कोई चेन है लोहे की, तो उसमें एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक तरफ टेम्परेचर कम होगा, तभी उसमें हीट फ्लो होगी। अगर दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में है तब हीट फ्लो नहीं होगी, या पाइप में दोनों तरफ प्रेशर बराबर है तब वो उसमें कोई लिक्विड कोई भी द्रव्य फ्लो नहीं होगा। या पाइप को हम पानी बहाते हैं, उसमें तो एक को एक सिरे को ऊपर कर देते हैं ऊंचा, एक को नीचा, तो दोनों में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है ना। एक तरफ से तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है तो रो जी एच, दूसरे एरिया की कम है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी बहता है। तो इसलिए फोर्स कहाँ पैदा होता है? जहाँ पे ग्रेडियंट होता है, जहाँ पे डिफरेंस होता है। तो पहले प्रकृति में क्या थे, तो सत रज तमस तीनों बराबर से थे, और कोई निष्क्रिय थी प्रकृति। लेकिन पराओम ने क्या किया, उसमें से इनको जागृत किया पराओम ने, सत रज तमस ने, और सत और रज ने तुरंत ही मिलके काल को बना दिया। तो उस टाइम पे, बिल्कुल सूक्ष्म टाइम पर, तो सत और रज तो मिलके काल बन गए, और तम 0 रहा, तो वहां पर डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, तीनों बराबर नहीं रहे। इससे एक फोर्स उत्पन्न हुआ वहां पर। तो वही पहला फोर्स है, वो है सूक्ष्म फोर्स। तो वही वो वो अट्रैक्शन को, आकर्षण बल को पैदा करता है, रूट मैटर। तब काल के गुण पता करते हैं। तो काल के 2 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुणों में से काल में 2 गुण होते हैं, एक सत्व एक रज है। और तमोगुण होता है उसमें कंप्लीटली इनएक्टिव होता है, इसलिए होता नहीं है। तो इस वजह से काल कभी ठहरता नहीं है, काल कभी रुकता नहीं है, काल हमेशा बहता है, फ्लो में रहता है, काल हमेशा चलता रहता है, समय हमेशा चलता है। तो अपार्ट फ्रॉम काल ऑल अदर सब्सटेंस विल कंपल्सरी हैव द 3 एट्रीब्यूट्स इन प्रपोजल। काल के अलावा बाकी के सारे पदार्थों में तीनों गुण पाए जाते हैं, सत रज तमस, चाहे उनका जो अनुपात है, रेशो है, वो अलग अलग हो, लेकिन तीनों गुण होंगे। देखिए काल में 2 गुण होते हैं, सत और रज।
काल इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापक है। काल सर्वव्यापक है, पूरे यूनिवर्स में ये समय है, और ये ऑलवेज इन मोशन कंसिस्टेंट मैटर विच स्टिमुलेट ऑल अदर सब्सटेंस। तो ये क्या करता है, काल काल का काम क्या है, तो काल दूसरे को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। जैसे रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, तो आप तो ये कह रहे हैं कि अभी 1 घंटे में स्टार्ट हो गया, 1 घंटे में खत्म हो गया और ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन काल तुम्हें दिखता तो है नहीं, समय क्या कर रहा है उसके अंदर है। कोई कोई भी चीज है, हम पिक्चर देख रहे हैं 3 घंटे में खत्म हो गई, तो लेकिन समय का क्या योगदान रहा, 3 घंटे तो चले गए, समय ने कैसे किया उसमें कुछ है। तो ये स्टिमुलेट करता, खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी रिएक्शन में, लेकिन उसको स्टिमुलेट करता है। इसको हम समझेंगे अभी आगे एग्जाम्पल में कि स्टिमुलेशन का अर्थ क्या है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ स्टिमुलेशन का अर्थ क्या है। जैसे कोई किसी का बच्चे, कोई बाप है तो अपने बेटे को, उसका बेटा काम नहीं कर रहा कुछ भी, और आज्ञाकारी बेटा है, तो वो क्या करता है, आंखें दिखा देगा एकदम, डराएगा उसे आंखों से ही, तो बच्चा चुपचाप काम करने लग जाता है। लेकिन बच्चे ने काम कर दिया, बच्चा तो काम कर रहा है, और न तो बाप के क्या आंख दिखाने, वैसे ने वो जो बाप था, जो पिता था उसका, वो मतलब उसने कोई उस रिएक्शन में या उस काम में तो पार्टिसिपेशन नहीं किया, उसने खाली उसे स्टिमुलेट किया है, उसे उत्तेजित किया, प्रेरक किया। प्रेरक का काम करता है, मतलब तो बाप ने क्या हुआ, इसने आंख दिखाई अपने बेटे को, बेटा काम करने लगा, तो ये क्या हुआ, तो बाप प्रेरक था इसमें। इसी तरह काल भी प्रेरक का काम करता है। कोई भी रिएक्शन हो रही है, खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता उसमें है। जब हमने H2 + O2 H2O ऐसे मिल गया, कोई केमिकल रिएक्शन है, तो खुद नहीं उसमें अंदर जाएगा, लेकिन उसका प्रेरक का काम करेगा। और काल ही स्टिमुलेट द क्रिएशन ऑफ मन प्राण छंद रश्मि एंड दीज क्रिएट्स अदर ऑब्जेक्ट है। तो काल ही जो मनस तत्व, इसकी बात हम अगले वाले लेक्चर्स में करेंगे, प्राण जो रश्मियां हैं और छंद रश्मियां हैं, उन्हें बनाने में भी प्रेरक की भूमिका अदा करता है। तो काल तत्व इज द रूट ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स एज एक्टिविटी, काल इज द रूट ऑफ ऑल सब्सटेंस एक्शन एट्रीब्यूट्स। तो वही है, जो काल तत्व है वही जो एक्टिविटी हो रही है, क्रियाएं हो रही हैं, उसी में उसका मेन कॉज है, वो काल ही है, समय ही है। तो काल तत्व ही क्या करता है, जब आगे पढ़ेंगे तो मनस तत्व होता है। जब ये डिस्टरबेंस हो गई, तो ये प्रकृति डिस्टरबेंस हो गई, तो वो मनस तत्व कहलाती है। तो उसमें 7 प्रकार की वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, तो भू भुवः स्वः, ये तो आपने 3 पढ़े हैं गायत्री मंत्र में। फिर मह होता है, जनः होता है, तपः होता है, सत्यम होता है। इस तरह के 7 वाइब्रेशन पैदा होते हैं। फिर ये 7 वाइब्रेशन आपस में मिलके हैं, दूसरे वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। हम्म। और काल क्या करता है, ये कभी भी इज नाइदर कैपेबल नॉर डज डिग्रेड द इटर्नल एंटिटीज एंड सब्सटेंस। जो काल होता है वो अनादि जो है ना पदार्थ, अनादि पदार्थ कौन कौन से हैं, ये तो पर ब्रह्म कॉन्शियसनेस है, परम पिता परमेश्वर, और दूसरा क्या है, प्रकृति है। तो उनको मतलब डिके नहीं करता, उनका क्षरण नहीं करता, क्षय नहीं करता। बाकी के सारे पदार्थ हैं उनका क्षय करता, काल का ये काम है कि जो भी फिजिकल फॉर्म में प्लानेट है, अर्थ है, पृथ्वी है, सूर्य है, हम है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन टेबल घर कोई भी हो, उसको क्षय करना, उसको डिके करना है। तो जो भी फिजिकल फॉर्म में होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, कभी न कभी तो मरेगा ही, सूरज भी मरेगा है कुछ अरब साल बाद। तो काल का यही काम है कि सबको क्षय करना है, डिके करना, डिग्रेड करना है। काल तत्व क्या करता है, प्रकृति, ऐसे हमने ऊपर बताया, वो त्रिगुण जो प्रकृति है, उसमें तीनों गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, इनएक्टिव फॉर्म में, निष्क्रिय फॉर्म में, उनको जागृत कर देता है और उसे महत्व तत्व में बदल देता है। इस तरह से क्या करता है, वो तमोगुण को एक्टिवेट करता है। और तमोगुण एक्टिवेट होके क्या होता है, फिर महत्व तत्व आता है, अहंकार आता है, फिर मनस तत्व आता है। इस तरह से अलग अलग स्टेज हैं। तो ये काल ही इसको प्रेरक की भूमिका निभाता है। और इसी को जो मॉडर्न साइंस वाले कहते हैं कि सब चीज एनर्जी से बनी है,
वो इस काल तत्व को ही बात करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये काल तत्व क्या है। तो लेकिन वो एनर्जी, कुछ कहते हैं कि कुछ एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है कि ये सब चीजें बन रही हैं शुरू से, लेकिन है एक्चुअल में ये काल तत्व। तो हमने बता दिया आपको काल तत्व कैसे काम करता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ काल। जब पराओम रश्मि उसको जो प्रकृति की जो साम्यावस्था है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, तो जो उसमें जो लेटेंट क्या होती है, लेटेंट मतलब उसमें गुप्त ऊष्मा या गुप्त मतलब तरीके से जो अव्यक्त रूप में जो अक्षर रश्मि होती है, ये आगे पढ़ेंगे अक्षर रश्मि किसे कहते हैं? तो ये सारी जो जो वाइब्रेशन है, संस्कृत के वर्ड भी जो वाइब्रेशन ही होते हैं, आई है ना, ये सब, तो ये अव्यक्त रूप में रहते हैं प्रकृति में, ये सब जागृत हो जाते हैं। भू भुवः स्वः ये वाले हैं 7 जो बृहद रश्मि है। तो क्या करती है, परा ओम इनको जागृत कर देती है, और फिर ये महत अहंकार और मनस्तत्व बनाता है। लेकिन जो प्रकृति है, जो कि सत्व और रज गुण को रखती है, और जिससे काल बनता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, इससे काल डिस्टर्ब नहीं होता, जबकि वो दूसरों को प्रेरक की भूमिका अदा करता है। दूसरे कॉस्मोस बनाने के लिए काल हमेशा, काल खुद डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन वो प्रेरक की भूमिका निभाता है अदर कॉस्मोस को बनाने के लिए। कॉस्मोस क्या होते हैं, ये वेव्स हैं, ये है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। उसके बाद क्या होता है, तो जो परा ओम थी, उस जो काल तत्व है उसको पश्चंती ओम में बदल देता है, जिससे कि 7 वृहत रश्मियां पैदा होती हैं, जो हम पहले बात कर चुके हैं, भू भुवः स्वः। तो फिर ये आपस में ये फिर रिएक्शन करती हैं 7, तो जो वृहत रश्मियां भू भुवः स्वः है ना, ये 7 थी जो, तो उससे फिर 7 प्राण रश्मियां बनती हैं, प्राण अपान व्यान है, और फिर दूसरी प्राण रश्मियां मरुत रश्मियां और छंद रश्मियां बनती हैं। इस तरह हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो आज भी जो काल तत्व है वो सब पदार्थों के अंदर मौजूद है, चाहे वो वेव्स हो, चाहे स्पेस हो, अंतरिक्ष हो, और वो बृहत रश्मियों और दूसरी रश्मियों को एक्टिवेट करता रहता है, प्रेरक की भूमिका निभाता रहता है, और उनका क्षय करता रहता है साथ साथ है। तो स्टिमुलेशन की हम बात कर चुके हैं कि कैसे स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, कि जब कोई बाप अपने बच्चे को डराना चाहता है ना, प्रेरक वाली बात हो रही थी, वो आंखें से दिखा देता है उसे, वो मतलब उसके साथ लगता नहीं है काम करने में, लेकिन बच्चा डर की वजह से काम करने लग जाता है, तो ये स्टिमुलेशन है। अब हम थोड़ा टाइम ट्रैवल की बातें करते हैं कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, क्योंकि काल सत्व और रज पदार्थों से मिलकर बना है, इसलिए इसमें गति है और ये फ्लो में रहता है। तो ये बैक में टाइम ट्रेवल करना कि अब 1920 में चले जाएंगे, 1900 में चले जाएंगे, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तमस इसमें 0 है। तो ये सारी जो कहानियां टाइम ट्रेवल की, ये खाली फैंटेसी और एक मानव दिमाग की एक स्टोरी है, जस्ट फैशन कि खाली हम मूवी बना लें बस, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो जो महाभारत और रामायण काल में जैसे करें, उसमें साउंड थी जो है, ध्वनि ध्वनि को हम सुन सकते हैं, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्निक बना ले साइंटिस्ट, क्योंकि ध्वनि अनादि है, वो कभी नष्ट नहीं होती, साउंड। देखिए हम जो महाभारत और रामायण के जो दृश्य वो हुए, वो चीजें वो पैदा नहीं कर सकते हैं, उनकी ध्वनियों तो सुन सकते हैं फ्यूचर में कभी ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए, लेकिन वो चीजें पैदा नहीं कर सकते, ठीक है? क्या फ्यूचर में हम जा सकते हैं? वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो पास्ट तो फिक्स था, लेकिन फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, वो कुछ भी पता नहीं है। हाँ, योगी है, कोई बहुत ही बड़ा योगी है, वो खाली कुछ इंट्यूशन रख सकता है थोड़ा सा कि क्या हो सकता है, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता है, लेकिन
हम फ्यूचर के बारे में ऐसे पता नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच।